गुड मॉर्निंग। नहीं, बाद में। क्या टॉपिक चल रहा था? दीपक जी, मैं हमेशा मस्त रहता हूँ। स्पाइनल कॉर्ड हो गया था। कि स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाना था। ओ, रिफ्लेक्स रिएक्शन पढ़ाना है। ओके, ठीक। ओके ओके। आज आप लोग क्लास 10 मिनट लेट होगी। एक्चुअली ठीक 9 बजे यहाँ पे लाइट चली गई और अभी थोड़ी देर पहले लाइट आई। ठीक है, ठीक। रिफ्लेक्स रिएक्शन, चलिए देख लेते हैं इसको भी। प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स रिएक्शन। तो प्रतिवर्ती क्रिया होती क्या है? ये सिंपल सी चीज कि शरीर में स्वतः एवं अचानक होने वाली क्रिया, ठीक है। शरीर में स्वतः एवं अचानक होने वाली क्रिया जो मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होती, ठीक। यानी शरीर में स्वतः एवं अचानक होने वाली क्रिया जो मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होती, उसी को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। और ये प्रतिवर्ती क्रिया दो प्रकार से होती है, दो प्रकार की होती है। पहले को हम बोलते हैं दो प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया होती है। पहले को हम बोलते हैं अनकंडीशनल और दूसरे को हम बोलते हैं कंडीशनल, ठीक है। तो फर्स्ट, जो पहले हम आपको डिफिनीशन बताए थे कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, कि शरीर में स्वतः एवं अचानक होने वाली क्रिया जो मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होती। तो अब ये दो प्रकार से होती है। पहले को हम बोलते हैं अनकंडीशनल और दूसरे को हम बोलते हैं कंडीशनल, ठीक है ना। अब देखिए, अनकंडीशनल किसको बोलते हैं? जो ये अनकंडीशनल होती हैं, ये वंशागत होती है, ठीक है ना। और इन पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता। ये वंशागत होती हैं,
इन पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता, अर्थात हम इसमें अपनी इच्छा से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। क्लियर? ये वंशागत होती हैं। दूसरा, मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होती, हम अपनी इच्छा से इनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है? जैसे देखिए, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो आपके मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होती। ठीक है? जैसे अगर हम बात करें कि पक्षियों का घोंसला बनाना, ठीक है ना? अब ये पक्षियां किसी से सीखती नहीं है, नहीं इनको कोई सिखाता ये कैसे घोंसला बनाना होता है। दूसरा, अगर हम एग्जाम्पल बात करें तो किसी भी जंतु का, यहां तक कि मानव की भी हम बात कर रहे हैं, कोई भी जंतु अपने बच्चों को ये नहीं सिखाता है कि आपको रिप्रोडक्शन कैसे करना है, आपको जनन कैसे करना है। तो ये सब जो क्रियाएं होती हैं, ये क्रियाएं हम बाय बर्थ सीख कर आते हैं, ये हम जेनेटिकली कैरेक्टर के रूप में क्या करते हैं, लेकर आते हैं। दूसरा एग्जांपल, पलकों का झपकना, ये सब कैसी है, अनकंडीशनल है। जम्हाई लेना, छींकना, खांसना, ठीक है ना, और उबासी आना, ये सब होता है ना आप लोगों की लाइफ में। तो ये सब जो क्रियाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, अनकंडीशनल होती हैं। यानी कि ऐसी क्रियाएं जो आप अपनी इच्छा से उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हो, और ये क्रियाएं मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होती। ठीक है? ये वंशागत होती हैं, आपको इसको सीखना नहीं पड़ता। अब माता पिता कोई ये नहीं सिखाते हैं कि आपको छींकना कैसे है ना, आपको खांसना कैसे है ना। ये बात दूसरी है कि शादी में आजकल रोना सिखाया जाता है इंदौर में। एक कोर्स होता है, लड़कियों को सिखाया जाता है कि विदाई में कैसे रोएं। तो ये सब जो प्रक्रियाएं हैं वो कैसी हैं, आपकी अनकंडीशनल हैं। मतलब इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपका, पक्षियों का घोंसला बनाना, जंतुओं का जनन करना, ठीक है ना, पलकों का झपकना, छींकना, खांसना, जम्हाई लेना, ठीक है, ये सब अनकंडीशनल होती हैं। दूसरी जो प्रतिक्रिया होती है, जो दूसरे टाइप्स का होता है, उसको हम बोलते हैं कंडीशनल। अब ये कंडीशनल क्या होती हैं कि ये जो होता है, कुछ ऐसी आदतें हैं आपकी, ह्यूमन की ही बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी क्रिया होती है कि जब हम इसको सीखते हैं तब तो ये हमारे मस्तिष्क के नियंत्रण में होता है, लेकिन जब हम सीख जाते हैं तो ये स्वतः होने लगती है। ठीक है? पहले किसके नियंत्रण में होती है, मस्तिष्क के नियंत्रण में होती हैं, और जब हम सीख जाते हैं तो ये क्या होने लगती हैं, स्वतः होने लगती हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अभी आप लिख रहे हो, अभी तत्काल का एग्जाम्पल आप लिख लो। जब आप लोअर केजी में होते हो तब आपको सिखाया जाता है कि छोटी ई, बड़ी ई, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। जब आप जैसे ही थोड़ा सा आगे क्लास में जाते हो, टीचर बोलता है और आपका पेन चलता रहता है, फिर आपका ध्यान उसमें नहीं जाता है कि कहां पे हमको छोटी ई लगानी है, कहां पे बड़ी ई लगानी है। ठीक है? तो हाँ, बिल्कुल बाइक चलाना भी हो सकता है। तो जैसे लिखना हुआ, ठीक है ना। अब बाइक की आप बात करो, जब पहली बार आप बाइक चलाते हो तो आपका पूरा अटेंशन किस पे होता है, आपके क्लच पे होता है, आपके गियर पे होता है, आपके ब्रेक पे होता है। और फर्स्ट वाले दिन कहीं ब्रेक मारना होता है तो आप क्लच दबा देते हो और लड़ जाते हो, होता है। तो जब कोई चीज आप सीखते हो, जैसे गाना गाना हुआ या डांस करना हुआ, ठीक है ना, तो डांस करते समय पहली बार जब होता है तब आपको सिखाया जाता है सुर लय ताल के अनुसार, लेकिन जब आप सीख जाते हो, गाना बजा नहीं कि उस अनुसार आप डांस करना शुरू कर देते हो। तो ऐसी क्रियाएं जो पहले प्रशिक्षण के दौरान जब ये होती हैं तो पहले ये ब्रेन के कंट्रोल में होती हैं, और जब आप सीख जाते हो तब ये स्वतः होने लगती है। जैसे बाइक का है, पहली बार अब जैसे मोड़ आता है
जब पहले दिन आप बाइक चलाना सीखते हो तो मोड़ आता है तो पहले ही दिल धड़कने लगता है कि अब क्या होगा, कहीं कोई दूसरी सामने से गाड़ी ना आ जाए। लेकिन जब आप सीख जाते हो तो जैसे ही आपका टर्न आता है, आप ध्यान देना, आपका दिमाग उस पर नहीं जाएगा, आपका क्लच दबता है, आपका गियर चेंज होता है, मोड़ के पास आपका ऑटोमेटिकली ब्रेक लगना शुरू हो जाता है, जबकि पहले दिन ऐसा नहीं होता है। तो ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जो पहले प्रशिक्षण के दौरान तो आपके मस्तिष्क के नियंत्रण में होती हैं, फिर बाद में स्वतः होने लगती हैं, फिर बाद में मस्तिष्क की जरूरत उसमें नहीं होती है, तो वो क्रियाएं किसमें आती हैं? कंडीशनल। ठीक है ना? तो यानी यह पहले मस्तिष्क के नियंत्रण में होती हैं और बाद में फिर स्वतः होने लगती हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है आईएएस में ही कि स्पाइनल कॉर्ड के कंडीशनल रिफ्लेक्स रिएक्शन में है वो मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? सेरिब्रम, क्योंकि सीखने का केंद्र कौन सा है? सेरिब्रम ही है, याद करना, सीखना वगैरह। तो जब हम कोई चीज यहां पर सीखते हैं तो वह पहले हमारे मस्तिष्क के सेरिब्रम द्वारा, बताया हूं मैं, सेरिब्रम द्वारा नियंत्रित होती है और बाद में फिर स्वतः होने लगती है। तो जो स्वतः होने लगती है उसको फिर कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। और जब आप सीखते हो तो वो कौन से, हाँ, क्वेश्चन ये था कि कंडीशनल रिफ्लेक्स रिएक्शन के दौरान जो हम चीजों को पहले सीखते हैं जो मस्तिष्क के नियंत्रण में होती हैं, तो मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित में होती है या मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? तो सीखने का केंद्र हमारा कौन सा है? सेरिब्रम ही है, प्रमस्तिष्क है। तो पहले वो सेरिब्रम के द्वारा नियंत्रित होती हैं और जब हम सीख जाते हैं तो किसके द्वारा वो नियंत्रित होने लगती है? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। ठीक है। तो कल हम लोगों ने देखा था स्पाइनल कॉर्ड, और ये स्पाइनल कॉर्ड की आपकी एक्टिविटी। तो इतना दो चीज था हमारा, कौन सा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाद नेक्स्ट है हमारा, हाँ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन तो मैंने बोल दिया, ठीक। दूसरा पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल को हम बोलते हैं परिधि तंत्रिका तंत्र। अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके दो भाग, पहले को हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व और दूसरे को हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व क्या होती है और स्पाइनल नर्व क्या होती है? ये जो क्रेनियल नर्व होती हैं, ये कहां से निकलती हैं? नहीं, ये स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट नहीं है भाई।
स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट नहीं। बताया था ना केंद्रीय तंत्रिका, वो हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उसके 3 भाग हैं। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधि और तीसरा स्वयं तंत्रिका तंत्र। 3 भाग थे। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग थे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और परिधि तंत्रिका तंत्र के 2 भाग कौन कौन से, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व क्या होती है कि ये मस्तिष्क से निकलती है, ठीक है। और ये मनुष्यों में होती है 12 जोड़ी, ठीक है। और जो स्पाइनल नर्व होती है वो कहां से निकलती है, आपके स्पाइनल कॉर्ड से। और मनुष्यों में ये होती है 31 जोड़ी, ठीक है ना। सिर्फ आपको यही देखना है, संख्या, नाम नहीं जानना है इसका। अदरवाइज अगर हम बात करें क्रेनियल नर्व की, तो क्रेनियल नर्व 12 जोड़ी होती हैं मनुष्य में। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, एसेसरी स्पाइनल, ग्लासल, हाइपोग्लासल, वेगस। और आपको नहीं रटना है ना, लिखना है, ठीक है। बस आपको सिर्फ इतना जानना है कि जो क्रेनियल नर्व होती है वो कितनी होती है, 12 जोड़ी होती हैं। और ये कहां से निकलती हैं, मस्तिष्क से निकलती हैं। स्पाइनल नर्व कितनी होती है, 31 जोड़ी होती हैं। और वो कहां से निकलती हैं, आपके मेरु रज्जु से निकलती हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। सिर्फ आपको इसमें इतना ही जानना है, इसके अलावा और कुछ नहीं जानना, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो गया, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। अब दूसरा हो गया परिधि तंत्रिका तंत्र, और तीसरे पे चलते हैं जिसको हम बोलते हैं आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। एक मिनट, मैं आ रहा हूं, जस्ट 1 मिनट। अब ये जो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये करती क्या है, इनको बोलते हैं स्वयं तंत्रिका तंत्र। तो इनका जो मेन काम होता है कि ये आपके शरीर में जो पेशियां होती हैं, जो ग्रंथियां होती हैं, उनमें होने वाली स्वतः गति को ये नियंत्रित करती है। यानी कि ये पेशियों एवं ग्रंथियों में होने वाली स्वतः गति को नियंत्रित करती है, ठीक। ये कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। पहले को हम बोलते हैं सिंपैथेटिक, और दूसरे को हम बोलते हैं पैरा
सिंपैथेटिक और पैरा सिंपैथेटिक। ठीक है, तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये क्या करती हैं, ये पेशियों एवं ग्रंथियों में होने वाली स्वतः गति को नियंत्रित करती हैं और ये दो प्रकार की होती हैं। एक को हम बोलते हैं सिंपैथेटिक और दूसरे को हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। तो जो सिंपैथेटिक होती हैं उनको हम बोलते हैं अनुकंपी और जो पैरासिम्पैथेटिक होती हैं उनको हम बोलते हैं परानुकंपी। ठीक है, अब देखिए ये जो दोनों हैं आपके नर्व पार्ट्स नर्वस सिस्टम के, एक अगर किसी अभिक्रिया को आपके शरीर में बढ़ाती है तो दूसरा क्या कर देती है, उसको घटा देती है, ताकि आपका शरीर साम्य अवस्था में बना रहे। ठीक है, जैसे मान लो कि अनुकंपी जो क्या करती हैं, ये आपके धमनियों को संकुचित कर देती हैं, धमनियों को ये सिकोड़ देती हैं। तो जैसे ही ये धमनियों को सिंपैथेटिक सिकुड़ेंगी, पैरासिम्पैथेटिक क्या करेंगे, उसको फैलाने का काम करेंगे। यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ये क्या होती हैं, एक दूसरे के विपरीत कार्य करती हैं और एक दूसरे के विपरीत कार्य करने का मतलब ये होता है कि आपके शरीर के साम्य अवस्था को क्या करती हैं, ये बनाए रखती है। इनका मेन काम आपका यही है। ठीक है, तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये दो टाइप्स के, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, और इसमें से एक अगर किसी अभिक्रिया को बढ़ाती है तो दूसरा क्या करेंगी, उसको घटा देंगी। अर्थात ये दोनों की दोनों कैसे कार्य करती हैं, एक दूसरे के विरोध में कार्य करती हैं। ठीक है, सचिन जी ये नर्वस सिस्टम के हमारे पार्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्वयं तंत्रिका तंत्र। ये आपके मस्तिष्क से निकलकर आपके पूरे शरीर में फैले होते हैं। तंत्रिकी कोशिकाओं की ये बहुत सारे गुच्छे होते हैं और इनका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि आपकी जो मसल्स हैं, जो पेशियां हैं या आपके शरीर में जो ग्रंथियां हैं, उनमें जो एक्टिविटी होती है उनकी एक्टिविटी को ये नियंत्रित करती है। कौन? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ये दो प्रकार की होती हैं कार्य करने के आधार पर, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो मान लीजिए अगर सिंपैथेटिक आपकी पेशियों को फैलाएंगी तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेंगे, उसको सिकोड़ देंगे ताकि उसकी ओरिजिनल पोजीशन बनी रहे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको चोट लगती है तो चोट लगने के दौरान आपकी मसल्स क्या होगी, स्ट्रेच्ड होगी, फैल गई। तो चोट लगने के दौरान जब मसल्स फैली तो उस समय कौन एक्टिव हुई, पैरासिम्पैथेटिक। तो तुरंत उसको सिंपैथेटिक क्या करेंगी, सिकुड़ाने का काम करेंगे। ठीक है, ये एक्टिविटी रहती है इनकी, ऐसे एक दूसरे के विपरीत रहती है। वो इसलिए रहती है, ग्लैंड्स जो ग्रंथि होती है, ग्रंथि तो दिव्या जी कोई ना कोई अंग ही तो है, तो वो भी तो सेल्स का बना हुआ होता है। तो ग्लैंड्स को भी तो फैलाने का काम करती हैं और फिर ग्लैंड्स को सिकुड़ाने का काम करती हैं। जैसे आपके थायराइड ग्लैंड है तो आपको पता होगा कि थायराइड ग्रंथि बढ़ भी जाती है, थायराइड ग्रंथि घट भी जाती है। ठीक है, तो इन ग्रंथियों में जो मूवमेंट होता है फैलने और सिकुड़ने का, तो इसको कंट्रोल करने का कौन काम करती है, आपकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, चलिए। तो इतना तो था आपके नर्वस सिस्टम में। और नर्वस सिस्टम के अंतर्गत तीन चीजों को हम लोगों ने देखा, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और देन फिर उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब इसमें कुछ नर्वस सिस्टम के थोड़े बहुत और भी चीजें हैं जिनको हम नोट्स के तौर पे पढ़ते हैं। तो उसमें पहला है
न्यूरोट्रांसमीटर, नोट्स में ये सब चीजें चल रही है। न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक। तो न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब होता है वे रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिकाओं में आवेग की गति को बढ़ा देते हैं। जैसे आपकी जो नर्व सेल्स हैं, उसमें जो भी मैसेज जा रहा है उसकी गति को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो वे रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिकाओं में आवेग की गति को बढ़ा देते हैं। जैसे एग्जांपल, एसिटोकोलिन, इपिनेफ्रिन, डोपामीन, पूछा गया आपके एग्जाम में। एसिटोकोलिन, इपिनेफ्रिन, डोपामीन, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। दूसरा है नोट, न्यूरो इनहिबिटर। वे रासायनिक पदार्थ, न्यूरो इनहिबिटर की बात कर रहे हैं, वे रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिकाओं में आवेग की गति को या तो कम कर देते हैं या तो रोक देते हैं, ठीक है। न्यूरो इनहिबिटर की बात कर रहे हैं, वे रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिकाओं में आवेग की गति को या तो कम कर देते हैं या तो फिर रोक देते हैं, ठीक है। तो वे कहलाते हैं आपके न्यूरो इनहिबिटर, और इसके एग्जाम्पल हैं आपके ग्लाइसिन और गाबा, ठीक है। गाबा का पूरा नाम है गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड। वे रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिका कोशिकाओं में आवेग की गति को कम कर देते हैं, वे न्यूरो इनहिबिटर कहलाते हैं, और इसका एग्जाम्पल है आपका ग्लाइसिन और गाबा। गाबा का पूरा नाम है गामा, ठीक है। जहां फ्लैश आ रहा है ना, हमको भी दिख रहा है, वो है आपका गामा, ठीक है। गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। तीसरा नोट है नर्व इंपल्स। तंत्रिका आवेग, ठीक है। इसको फिगर के साथ बताना पड़ेगा। तीसरा नोट आप लिख लीजिएगा, नर्व इंपल्स, तंत्रिका आवेग, ठीक है। पहले आप इसको बना लीजिए। सर पीडीएफ नहीं मिला, मिल जाएगा भाई। चलिए, अब नर्व इंपल्स में आपको बनाना नहीं है, बस आपको समझना है।
ये हमारा पोर्शन क्या था, एक्सॉन, ठीक है ना। थोड़ा सा चौड़ा बना, ये हमारा एक्सॉन था। अब इस तंत्रिका कोशिकाओं के बाहर जो तरल पदार्थ रहते हैं, उन तरल पदार्थों को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर क्या बोलते हैं, फ्लूइड। और ये जो एक्जान होती है, इस एक्जान में जो फ्लूइड रहती है उसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। एक्जान के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म, और इस तंत्रिका कोशिकाओं के बाहर जो तरल पदार्थ होता है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। अब यहां पर जो सोडियम होती है, यहां पर अधिकतर मात्रा में सोडियम होती है, और एक्सॉन के अंदर अधिकतर मात्रा में होती हैं आपके पोटेशियम, और प्लस होती हैं आपके क्लोराइड, ठीक। तो नॉर्मल अवस्था में क्या होता है कि इस एक्सॉन के अंदर जो पोटेशियम होता है वह बाहर की तुलना में अंदर जो होता है पोटेशियम 28 गुना ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहां पर सोडियम नहीं होता, यहां पर भी सोडियम होता है, लेकिन जो इनके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जहां पे सोडियम जो होता है वह एक्सॉन की तुलना में 14 गुना ज्यादा होता है। यानी बाहर सोडियम ज्यादा होता है, अंदर क्या होता है, पोटेशियम ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्लोराइड आयन के कारण इनके अंदर एक निगेटिव चार्ज होता है, ठीक। और निगेटिव चार्ज होने के कारण ये जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, इन तंत्रिका कोशिकाओं में एक परमानेंट करंट होता है, और उस परमानेंट करंट को हम बोलते हैं, वैल्यू होती है -70 मिली वोल्ट। कितना होता है, -70 मिली वोल्ट। तो इस -70 मिली वोल्ट को हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी अभी तक आपके इस तंत्रिका कोशिकाओं में, हम दोबारा फिर मैं रिपीट करूंगा, अभी तक इस तंत्रिका कोशिकाओं में किसी भी प्रकार का कोई मैसेज नहीं जा रहा, ठीक है। तो जब किसी प्रकार का मैसेज नहीं जा रहा है तो इस एक्सॉन के अंदर जो पदार्थ है उनमें पोटेशियम आयन की मात्रा ज्यादा है। कितना, 28 गुना ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, बाहर की तुलना में। और बाहर जो सोडियम आयन है वह अंदर की तुलना में कितने गुना ज्यादा है, 14 गुना ज्यादा है, ठीक है। और ये नेचुरल कंडीशन है। इस कंडीशन में इस तंत्रिका कोशिकाओं के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है -70 मिली वोल्ट। अब जैसे ही इसमें कोई मैसेज फ्लो होता है, चोट लगने का या किसी प्रकार का, तो जैसे ही इसमें कोई मैसेज फ्लो होता है तो होता क्या है कि ये पोटेशियम आयन बाहर जाता है, और यहां से सोडियम आयन कहां चलाता है, अंदर की तरफ चलाता है। तो पोटेशियम आयन बाहर गया और सोडियम आयन अंदर जाता है, तो अब अंदर का पोटेंशियल चेंज हो जाता है, और वह चेंज होकर कितना हो जाता है, +45 मिली वोल्ट हो जाता है, +45 मिली वोल्ट रहता है। इसको हम बोलते हैं डी पोलराइजेशन। कितना हो गया, +45 मिली वोल्ट। और जब मैसेज पास हो जाता है, मैसेज पास हो गया तो फिर ये ओरिजिनल पोजीशन में चले जाते हैं। तो मैसेज पास होने के बाद फिर क्या हो जाता है, फिर -70 मिली वोल्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब फिर -70 मिली वोल्ट हो जाता है तब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं
पोलराइजेशन, ठीक, रीपोलराइजेशन। तो अगर आपके तंत्रिका कोशिकाओं में अगर कोई नर्व इंपल्स फ्लो हो रहा है तो उसकी क्राइटेरिया कैसी होगी, कंडीशन कैसी होगी, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव 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 निगेटिव 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 या पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, और इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक। तो ये जो डिफरेंस हो रहा है -70 से +45, +45 से फिर -70, तो इसका जो डिफरेंस है 70 में से 45 घटा दो, कितना बचेगा? 25। अरे बताओ, हमको नहीं घटाने आता है। 25। तो ये जो डिफरेंस आएगा आपके 70 मिलीवोल्ट और 45 मिलीवोल्ट का जो डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसको? एक्शन पोटेंशियल, ठीक, क्लियर। तो हमारी जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, इन तंत्रिका कोशिकाओं से जब कोई इंपल्स बहता है, जब कोई आवेग फ्लो होता है, ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये हमारी तंत्रिका कोशिका है, ओरिजिनल पोजीशन में बता रहा हूं, अभी इसमें किसी भी प्रकार का कोई आवेग फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है ना। हाँ लवली जी, मैं फिर से बता रहा हूं, आप सुन लीजिए, फिर मैसेज करेंगे तो मेरा ध्यान फिर मैसेज पे चला जाता है। अच्छा, मैं उधर देखूंगा। ये हमारा एक्सॉन है, ठीक है, तंत्रिका कोशिका। अब इसमें अगर कोई पहले मैसेज फ्लो नहीं हो रहा है तो होता क्या है कि इसके अंदर जो तरल पदार्थ होती है एक्सॉन के अंदर, उसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म, और इस तंत्रिका कोशिका के बाहर जो पदार्थ होती है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। अब उसमें जो होता है सोडियम आयन की मात्रा बाहर ज्यादा होती है, अंदर पोटेशियम आयन की मात्रा ज्यादा होती है, बस इतना समझिएगा। अगर इसकी हम वैल्यू देखें तो बाहर भी पोटेशियम आयन होता है, तो बाहर की तुलना में अंदर पोटेशियम आयन 28 गुना ज्यादा होता है, और बाहर जो सोडियम होता है अंदर की तुलना में 14 गुना अधिक होता है। तो ये तो नेचुरल कंडीशन हो गई। जब इसमें कोई इंपल्स बहता है, तो जैसे कोई इंपल्स इस एक्सॉन के अंदर ट्रेवल करता है तो तुरंत सोडियम आयन बाहर जाता है और पोटेशियम आयन अंदर चला आता है। तो जब तक कोई इंपल्स नहीं बहा तो उस समय उसका जो वैल्यू थी, जो पोटेंशियल थी, जो करंट था एक्सॉन के अंदर, वो कितना था? -70 मिलीवोल्ट, ठीक। तो इस नहीं समझ में आ रहा अभी भी लगता है, हाँ चेहरा कुछ बता रहा है लोगों का कि नहीं समझ में आ रहा। चलो अब ये जो आपका है -70 मिलीवोल्ट, अब देखो इसके अंदर एक्सॉन के अंदर पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा होती है, ठीक है, अच्छा आ रहा है, बिल्कुल सही। बाहर सोडियम आयन की मात्रा होती है। तो जैसे ही जब नॉर्मल पोजीशन होता है तो इस एक्सॉन के अंदर एक नेगेटिव चार्ज हो जाता है, क्योंकि अभी कोई इंपल्स फ्लो नहीं कर रहा। तो क्लोराइड आयन की अधिकता के कारण अब इसके अंदर जो आपका साइन होता है, जो चार्ज होता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? -70 मिलीवोल्ट। यानी कि इसका मतलब कि आपकी बॉडी में -70 मिलीवोल्ट का हमेशा करंट फ्लो करता है, और इससे कम के करंट को आप छुओगे तो आपकी बॉडी को कोई असर नहीं होगा। इसके ऊपर के करंट को अगर आप छुओगे तो आपको झटके लगना शुरू हो जाए, ठीक है। अब जैसे ही इसमें इंपल्स फ्लो होता है, पोटेशियम आयन तेजी से बाहर जाता है और बाहर से सोडियम आयन तेजी से अंदर आता है, तो इसके अंदर का भी पोटेंशियल क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो ये -70 से कहां चला जाता है? +45 में। तो -70 से जब +45 में चला गया तो इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। और जब इसमें से इंपल्स पास हो जाता है तो फिर जो बाहर सोडियम गया है अंदर चलाता है, जो बाहर पोटेशियम गया है वो अंदर, और जो अंदर सोडियम है फिर कहां चला जाता है? बाहर। तो फिर वही नॉर्मल पोटेंशियल हो जाता है, फिर उसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। अब इनके बीच जो डिफरेंस होता है 70 से 45, 45 से 70, इसी अंतर को हम बोलते हैं
एक्शन पोटेंशियल या इसको हम बोलते हैं कार्यात्मक विभव, तो हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल या इसको हम बोलते हैं कार्यात्मक विभव। क्लियर? अब यूपीएससी में क्वेश्चन क्या पूछा है कि नर्व इंपल्स के दौरान होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित तथ्यों में से सही तथ्य को आप चुनो। 21 प्रकार का हमारे तंत्रिका कोशिकाओं में परिवर्तन होता है, ऑप्शन आपका ये। तो देखिए पहले क्या था माइनस, फिर क्या था प्लस, फिर दोबारा क्या था माइनस, तो कौन सा सही हो? पहला वाला। या इसकी वैल्यू भी पूछ सकता है, -70 + 45 -70, या पूछ लेगा तंत्रिका कोशिकाओं में जो कार्यात्मक विभव होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 70 और 45 का डिफरेंस कितना आएगा, वो उसका कार्यात्मक विभव होगा। क्लियर? ठीक है ना, आ गया ना समझ में? अच्छा ठीक है। देखिए जब तंत्रिका कोशिकाओं में कोई आवेग नहीं है, हाँ ठीक, हाँ ज्योति जी, इलेक्ट्रॉनिक करंट -70 मिली वोल्ट के ऊपर का जो करंट होगा वो आपका बॉडी महसूस करेगा, लेकिन उससे नीचे के करंट को आपके बॉडी महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि उतना करंट तो आपके अंदर खुद ही फ्लो हो रहा है। डिफरेंस को प्रियंका जी बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, वहां लिखे हैं ना, एक्शन पोटेंशियल को हम बोलते हैं कार्यात्मक विभव। ठीक है, हाँ आवेग का मतलब सूचना का जाना, सूचना है, मैसेज है वगैरह। ठीक है, अब देखिए जो आपका हमारा, देखो मैं फिर से बता दे रहा हूं, चेंज होता है, किसके साथ चेंज होता है? गायतोंडे जी का किसके साथ चेंज होता है? एक्शन पोटेंशियल से बॉडी में क्या कुछ रिएक्शन नहीं होगा, मैसेज पास होगा राजेश्वरी जी? अरे आपको कोई थप्पड़ मारा, इस थप्पड़ का जो एहसास हुआ, तो ये एहसास कैसे हुआ? इसमें से जो आपकी नर्व है उसमें से इंपल्स क्या, आवेग क्या हुआ, फ्लो हुआ। ठीक है, तो आवेग जब फ्लो होता है तो आपके तंत्रिका कोशिकाओं में क्या होता है, वही है। ठीक है, हाँ वही बताया यहां पे। हाँ नर्व इंपल्स नहीं पढ़ना है। पोटेशियम सोडियम के साथ चेंज होता है और इसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं। हाँ एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी हो सकती है। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि -70 से +45 गया, +45 से फिर -70 गया, तो इन्हीं का जो डिफरेंस होता है, इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं कार्यात्मक विभव। ठीक है, आ जाएगा पीडीएफ।
सोनाली जी, बॉडी के बाहर से गायतोंडे जी पॉजिटिव चार्ज अंदर ज्यादा आता है, ठीक है ना। जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अंदर आता है तो निगेटिव चार्ज को काफी मात्रा में बैलेंस कर देता है, ठीक है, इसलिए 45 मिली वोल्ट हो जाता है उसकी वैल्यू। सोनाली जी, बॉडी के की कुछ हिस्सों में ज्यादा क्या है, क्या ज्यादा, समझ में नहीं है। बॉडी के कुछ हिस्सों में ज्यादा लग जाता है, क्या ज्यादा लग जाता है और बहुत कम असर होता है, समझ में नहीं आ पाया। एक्सॉन के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा आपको। अच्छा रुकिए 1 मिनट। अब देखिए, सुनिए, फिर से कई लोग कहेंगे दोबारा करने को। ये हमारी तंत्रिका कोशिका है और तंत्रिका कोशिका का ये हमारा एक्सॉन है। इस एक्सॉन के अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है उसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। और इस एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम और क्लोराइड आयन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और अंदर सोडियम आयन की मात्रा कम होती है। अब इसके बाहर, तंत्रिका कोशिका के बाहर जो अतिरिक्त पदार्थ होता है, तरल पदार्थ, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी अतिरिक्त कोशिकीय पदार्थ। यहां पर जो होता है वो सोडियम आयन की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। और तब ये जो नेचुरल कंडीशन होता है, इस कंडीशन में इस एक्सॉन के अंदर एक निगेटिव चार्ज होता है और उस समय, अब चूंकि पोटेशियम पॉजिटिव, क्लोराइड निगेटिव, और उसके साथ साथ इनके फ्लूइड में प्रोटीन की भी मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण इनके अंदर एक निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव जहां रहेंगे वहां पोटेंशियल हो गए, विभव हो गए। उस विभव को हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और उसकी वैल्यू होती है -70 मिली वोल्ट। ये तब कंडीशन है जब इसमें कोई इंपल्स फ्लो नहीं कर रहा। जैसे ही इसमें कोई आवेग बहता है, चोट लगने का या सूचना, आप कुछ भी कह दीजिए, जब इसमें कोई आवेग बहता है तो यही पोटेशियम आयन बहुत तेजी से बाहर जाता है और बाहर का सोडियम आयन बहुत तेजी से अंदर आता है और ये इतना पॉजिटिव चार्ज लेके अंदर आता है कि इसके पोटेंशियल को ही क्या कर देता है, पूरा चेंज कर देता है और पॉजिटिव कर देता है। तो अब ये -70 से कितना हो जाता है, +45 हो जाता है, ठीक है। तो -70 से जब 45 हो गया तो इसको हम बोल देते हैं डीपोलराइजेशन। कब तक, जब तक मैसेज इसमें ट्रेवल कर रहा है। जैसे ही मैसेज पास हो जाता है एक्सॉन से, तुरंत इसमें का जो सोडियम आयन आया हुआ है फिर बाहर निकल जाता है और फिर जब बाहर निकल जाता है तो पुनः फिर निगेटिव चार्ज हो जाता है और फिर उसकी वैल्यू हो जाती है -70 मिलीवोल्ट। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रिपोलराइजेशन, ठीक है। तो इन दोनों का जो अंतर है, यानी डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, ये क्या होता है, चलता रहता है, इंपल्स जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है। तो इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है, इन्हीं दोनों के अंतर को हम बोलते हैं कार्यात्मक विभव। क्या बोलते हैं, कार्यात्मक विभव, जिसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो इस कार्यात्मक विभव, इसकी कितनी वैल्यू होगी, -25 मिली वोल्ट। यही तो हो गया, -70 + 45, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कार्यात्मक विभव। हो गया, अब तो समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? अब नहीं आया तो दोबारा रिपीट नहीं करूं। हाँ ठीक, आ गया समझ में, गुड, ठीक है। चलिए, अब आपकी थोड़ी सी ब्रेन की एबिलिटी टेस्ट कर लिया जाए। हाँ, अब चलिए, क्या था, न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो इम्पल्स। हाँ, नेक्स्ट नोट में आप लोग नेक्स्ट नोट समझ लीजिएगा। अब जो हमारा ब्रेन होता है,
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मेन तो वर्किंग आपकी यही है। तो हमारा जो मस्तिष्क होता है ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है, और जो हमारा मेरुरज्जु है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो जो हमारी मस्तिष्क है, ये सामान्य अवस्था में मस्तिष्क से लगभग 4 प्रकार की तरंगे हमेशा निकलती रहती है, और उन 4 प्रकार की तरंगों को हम बोलते हैं अल्फा, बीटा, डेल्टा और थीटा। ठीक, हर एक व्यक्ति, हर मनुष्य के, जो कि आप देखिए करंट है ना, पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है ना, और जहां पोटेंशियल है वहां पे कुछ ना कुछ तो वेव्स निकलेंगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगी। तो अब हमारे मस्तिष्क से इन 4 प्रकार की तरंगे, सभी के मस्तिष्क से इन 4 प्रकार की तरंगों का उत्सर्जन होता है। ये 4 प्रकार की तरंगे मस्तिष्क से निकलती हैं, जिनकी आवृत्ति हमेशा नियत रहती है, यानी इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होती है, नियत होती है, यानी कांस्टेंट होती है, बदलती नहीं है। ठीक है, सभी की सभी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक, और इसी फ्रीक्वेंसी को, यानी इन्हीं तरंगों की आवृत्तियों को रिकॉर्ड करने की जो प्रक्रिया है, रिकॉर्ड करने का जो यंत्र है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था उसमें ईसीजी हार्ट में, तो इसको हम बोलते हैं ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। ठीक, हाँ देखिए, जो हमारा मस्तिष्क होता है, एक तो आपको पता है ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है। तो हमारे मस्तिष्क से ये 4 प्रकार की जो किरणें होती हैं, ये उत्सर्जित होती हैं सभी के मस्तिष्क से, जिनकी आवृत्ति नियत होती है, कांस्टेंट होती है। जब आप झूठ बोलते हो, है ना, जब आप प्रेशर में रहते हो, जब आप स्ट्रेस में रहते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इन आवृत्तियों में परिवर्तन आ जाता है। यानी जब आपका ब्रेन सही ढंग से कार्य नहीं करता है, तो ये जो आप तरंगे उत्सर्जित हो रही हैं, इन तरंगों की आवृत्ति में क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। ठीक, तो जब इन तरंगों की आवृत्ति में जो परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को नापने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। ठीक, या अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट में हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो क्या होगा, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। ये इंस्ट्रूमेंट है जो आपके मस्तिष्क से उठने वाली तरंगों की आवृत्ति को नापता है। सामान्य अवस्था में इनकी जो आवृत्ति होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी जो वैल्यू होती है, वो हर एक व्यक्तियों में कांस्टेंट होती है। जब आपके दिमाग पे कोई स्ट्रेस पड़ेगा, ठीक है, तो जब स्ट्रेस पड़ेगा तो इनकी आवृत्ति में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो इन्हीं आवृत्तियों को नापने का जो तरीका होता है, जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, और उसके यंत्र को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। ठीक, वो है ऑल आउट वगैरह कुछ, मक्खियां बहुत हैं, मच्छर। हो गया इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। अच्छा, जो हमारा मस्तिष्क है आप देखे हैं कितना गया, -70 मिली वोल्ट, +45 मिली वोल्ट, फिर क्या -70 मिली वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है ना, करंट फ्लो हो रहा है ना। तो अगर कहीं करंट फ्लो होता है तो वहां से कुछ ना कुछ तरंगे उत्सर्जित होती है, इतना तो कंफर्म है कि नहीं कंफर्म। तो उसी प्रकार से जो हमारा मस्तिष्क होता है, अब दिव्या जी ध्यान से सुनिए, जो मस्तिष्क होता है, इस मस्तिष्क से 4 प्रकार की तरंगे उत्सर्जित हो जाती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और थीटा। और ये जो 4 प्रकार की तरंगे हैं, इनकी जो आवृत्ति होती है, यानी इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, या आप ये समझ लीजिए कि इनकी जो माप होती है, जो वैल्यू होती है, वो हर एक व्यक्तियों में कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है, कभी नहीं बदलती। ठीक, और इन्हीं आवृत्तियों को नापने का, इन्हीं आवृत्तियों को डिटेक्ट करने का, जांचने का जो तरीका है, वह तरीका कहलाता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। और जिस यंत्र के द्वारा हम उनके फ्रीक्वेंसी को नापते हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। लिखा तो है, फुल फॉर्म तो लिखा है, फुल फॉर्म लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी प्रक्रिया है और नीचे इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। IBSQ कहां है? IBSQ कहां लिखा हुआ है, या LBSQ कहां है? वो LB अल्फा बीटा है। अल्फा अल्फा ये है, अल्फा, बीटा, डेल्टा, थीटा। ठीक है, ये किरणें होती हैं। ठीक है, अल्फा, बीटा, डेल्टा, थीटा, हो गया। -70 मिली वोल्ट कांस्टेंट होता है गायतोंडे जी। ठीक है, चलिए, अब जब आप झूठ बोलते हो, हाँ वही रामेश्वरी जी बता रहा हूं, जब आप झूठ बोलते हो, स्ट्रेस में बोलते हो, तो प्रेशर में बोलते हो, तो उस समय क्या होता है कि इसी अल्फा, बीटा और डेल्टा, थीटा के फ्रीक्वेंसी में क्या आती है, चेंजिंग आने लगती है, परिवर्तन आता है, यानी उनकी माप में परिवर्तन आता है। और उसी परिवर्तन को हम जांच करके हम ये बताते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो या आप सत्य बोल रहे हो। ठीक है, यानी कि इसी अल्फा, बीटा, डेल्टा, थीटा से हमारा क्या तय होता है, फॉरेंसिक साइंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं सत्य जानने की तकनीकी के अंतर्गत। तो चलिए उसको भी इसी के साथ पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, सत्य जानने की तकनीकी, और किसी पे अप्लाई मत कर दीजिएगा, है ना। अरे मनोज जी, आप मुझे पढ़ा लेने दीजिए तो आपका नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी सब आ जाएगा। थोड़ा धीरज रखिए, है ना। कछुए की चाल से चलिए तो जंग जीतेंगे, खरगोश से चलेंगे तो बीच में ही लटक जाएंगे, है ना। हाँ जी, नोट्स में है, ठीक है।
तो हम लोग अब देखेंगे फॉरेंसिक साइंस का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं ट्रुथ सीकिंग टेक्नोलॉजी। या टेक्निक कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, टेक्नोलॉजी को हटा दीजिए। हिंदी होती है इसकी सत्य जानने की तकनीकी। अरे मैं वो कह रहा हूँ यार, थोड़ा सा वो अलाउ, मक्खियां देखो उड़ रही हैं, सब डिस्टर्ब हो रहा है। ऑल आउट ले आओ, ऑल आउट लगाओ, या स्प्रे मारो, स्प्रे, हाँ स्प्रे मारो सर। ये पीले की यूज किसके बाद करेंगे? अरे वो हो जाएगा, तुम ले आओ। गांव के हम लोग हैं, इतना थोड़ी असर करेगा स्प्रे उसपे। ट्रुथ सीकिंग टेक्निक है ना, छोटे ये सब इन्फेक्शन शहरी लोगों को अटैक करता है, गांव के लोगों को थोड़ी इन्फेक्शन अटैक करता है। गांव के लोग तो डेली 1000 गुना इन्फेक्शन अपने अंदर लेते हैं, पचा देते हैं सब। ट्रुथ सीकिंग टेक्निक, सत्य जानने की तकनीकी। अब ये जो सत्य जानने की तकनीकी है, 3 प्रकार से हम सत्य को जान सकते हैं। हाँ सब आएगा, राइट एंडो जी, परेशान मत हुई। उसमें पहली जो तकनीकी है, 3 प्रकार से हम जांच सकते हैं कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। इसको पहली जो तकनीकी है उसको हम बोलते हैं ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग या इसको बोलते हैं P300 टेस्ट। या इसको हम बोलते हैं ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग। जहां फ्लैश पड़ रहा है वहां पे लिखा हुआ है ब्रेन, शायद अब दिख रहा होगा, ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग। अब देखिए इस तकनीकी में क्या होता है कि इस तकनीकी में मरीज को बैठाया जाता है, जिससे हमको सत्य जानना होता है। तो इस तकनीकी में क्या होता है कि ध्वनि एवं प्रकाश, ध्वनि का मतलब ऑडियो और प्रकाश का मतलब वीडियो, यानी ऑडियो और वीडियो को दिखाया जाता है उस व्यक्ति को, और ऑडियो वीडियो को दिखाने के बाद अब उसके मस्तिष्क से जो उठने वाली तरंगी हैं, उन तरंगों की आवृत्ति में होने वाले परिवर्तन को नापा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति क्राइम किया है, ठीक है ना, या क्राइम स्पॉट पे वो रहा है, तो नॉर्मल तो सबकी फ्रीक्वेंसी अल्फा बीटा डेल्टा थीटा की सेम होगी। अब उस व्यक्ति को हम बैठाएंगे और घटना से संबंधित वीडियो उसको दिखाएंगे और घटना से संबंधित उसको ऑडियो सुनाएंगे। तो जब वो उन सब चीजों को देखेगा तो वो रिकॉल करेगा ना उस समय की चीजों को। तो जब वो उस समय की चीजों को रिकॉल किया ऑडियो वीडियो देखते ही, तो उस समय जो उससे मस्तिष्क की जो तरंगे उठेंगी वो नॉर्मल से थोड़ी सी क्या होंगी, परिवर्तित होंगी। क्योंकि पहले तो उसने बोला कि नहीं हम नहीं थे, अब ऑडियो वीडियो में वो दिख रहा है कि वो था, या देखने के बाद उसको महसूस हो रहा है कि हमने तो झूठ बोल दिया। तो उस समय जो तरंगे उठेंगी, उसी तरंगों को नापने का जो तरीका है उससे हम बोलते हैं ब्रेन मैपिंग या फिर P300 टेस्ट। अब फिर जो वो जवाब देगा तो वहां पे जो एक्सपर्ट बैठे होंगे उन आवृत्ति की तरंगों को देखेंगे, फिर उसके जवाब को सुनेंगे, फिर उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि ये व्यक्ति वास्तव में झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। ठीक है, तो पहला तरीका है ब्रेन मैपिंग, इसको हम बोलते हैं P300 टेस्ट, या इसको हम बोलते हैं ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि ध्वनि एवं प्रकाश चित्रण यानी लाइट एवं विजुअल एनिमेशन, ऑडियो या वीडियो के माध्यम से मस्तिष्क से उठने वाली तरंगों की आवृत्ति में होने वाले परिवर्तन को मापते। ठीक है, क्लियर। अब कोई व्यक्ति अगर इससे भी क्रॉस कर जाता है
और ब्रेन मैपिंग में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आप समझ लीजिएगा। सिर्फ क्या होता है, आवृत्ति की तरंगों को देखकर हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। दूसरा टेस्ट होता है पॉलीग्राफी, या इसी को हम बोलते हैं लाई डिटेक्शन, ठीक है ना। लाई डिटेक्शन, ठीक। क्या आया था क्वेश्चन? अच्छा ठीक है। ब्रेन मैपिंग में क्या है प्रेम जी, अब सुनिए कि ब्रेन मैपिंग के, इसको हम P300 टेस्ट बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि व्यक्ति को ऑडियो वीडियो दिखाया जाता है और ऑडियो वीडियो दिखाने के बाद उस व्यक्ति के मस्तिष्क से उठने वाली तरंगों की एनालिसिस की जाती है और एनालिसिस के आधार पर यह तय किया जाता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ब्रेन मैपिंग। दूसरा तरीका होता है पॉलीग्राफी का, इसको हम लाई डिटेक्शन भी बोलते हैं, और यह एक प्रकार से प्रश्न उत्तर, यह प्रश्न उत्तर पर आधारित है, क्वेश्चन आंसर पर यह आधारित तकनीकी है। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को ऑडियो वीडियो भी दिखाया जाता है, उसके बाद उससे क्वेश्चन आंसर किया जाता है और उस क्वेश्चन आंसर के दौरान उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना है, उसकी श्वसन दर कितनी है, ठीक है ना, उसकी हार्ट रेट कितनी है, इसके साथ साथ मस्तिष्क से उठने वाली तरंगों की आवृत्ति में परिवर्तन कितना है, इसका भी अध्ययन किया जाता है और उसके अनुसार डिसाइड किया जाता है कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पॉलीग्राफी या फिर लाई डिटेक्शन। यानी इसमें ये क्या है, ये क्वेश्चन आंसर पर आधारित तकनीकी है। इसमें ऑडियो वीडियो व्यक्ति का दिखाते हैं और ऑडियो वीडियो दिखाने के बाद उस व्यक्ति के मस्तिष्क से उठने वाली तरंगों में कितना विचलन है ये देखते हैं। उसके साथ उसका हार्ट रेट कितना है, रेस्पिरेटरी रेट कितना है, उसका ब्लड प्रेशर कितना है। इस आधार पर एक्सपर्ट तय करते हैं कि वह व्यक्ति सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है हमारा पॉलीग्राफी का, ठीक है। अब जो तीसरा तरीका है वो सबसे खतरनाक है और सबसे एक्यूरेट है ना, सबसे डेंजरस तरीका है। तो जो तीसरा टाइप्स है, तीसरे टाइप्स को हम बोलते हैं नार्को एनालिसिस। मेज के नीचे जरा मारो, मेज के नीचे, मेज के नीचे, कुर्सी के नीचे मारो। और उधर बाथरूम, आइए। तीसरा है आपका, बस करो बस करो, नार्को टेस्ट, या इसको हम बोलते हैं नार्को एनालिसिस। नार्को टेस्ट या नार्को एनालिसिस, और इसको एक और नाम से पुकारा जाता है ट्रूथ सीरम टेस्ट। ट्रूथ सीरम टेस्ट, ठीक है। अब देखो इस तकनीकी में क्या होता है, और ये बहुत एक तरीके से जानलेवा तकनीकी होती है। इस तकनीकी में व्यक्ति को कुछ रासायनिक पदार्थों का सेवन कराया जाता है और वह रासायनिक पदार्थ है आपका सोडियम पेंटेथॉल। और ये जो सोडियम पेंटेथॉल है, ये आपके मार्केट में इस दवा का इंजेक्शन आता है
और जिस नाम से ये इंजेक्शन आता है उसको हम बोलते हैं थियोपेंटेन। और इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे होता है कंपोजिशन, दवा का जो कंपोजिशन होता है उसको हम बोलते हैं बार्बिट्यूरेट। ठीक, अब सुनिए, नार्को एनालिसिस या ट्रूथ सीरम टेक्निक या फिर नार्को टेस्ट, ये होता क्या है? इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को कुछ विशेष रसायन जैसे सोडियम पेंटेथॉल, कुछ विशेष रसायनों का सेवन कराया जाता है जिसका कंपोजिशन होता है बार्बिट्यूरेट। ठीक है, जैसे आप कोई दवा खाते हो, जैसे मान लो कम्बीफ्लाम, तो कम्बीफ्लाम खाते हैं तो उसमें क्या है, पैरासीटामॉल और निमुसलाइट, आप देखिएगा लिखा होगा। तो वो क्या हो गया, उस दवा का एक तरीके से कंपोजिशन हो गया, संगठन। तो सोडियम जो पेंटेथॉल है, जिस दवा को खिलाते हैं, उस दवा का जो कंपोजिशन है वो क्या है, यानी उसका जो रासायनिक पदार्थ है वो है बार्बिट्यूरेट। तो हम दवा कौन सा खिलाते हैं, सोडियम पेंटेथॉल, या इसी को इंजेक्शन के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं तो इंजेक्शन का नाम है थियोपेंटेन। ठीक है ना, यानी ये दोनों दवा का नाम है और ये क्या है, आपका उस दवा का कंपोजिशन है। ठीक है, अब क्या समझ में नहीं आया इसमें भाई, राहुल भाई? अच्छा, फिर से बताएं। ठीक, अच्छा सुनो, बुखार आता है तो आप दवा खाते हो ना राहुल भाई, और दवा खाते हो तो डॉक्टर के यहाँ गए तो डॉक्टर आपको बुखार की एक दवा दे दिया और उस दवा का नाम है कम्बीफ्लाम। ठीक है, आप गए कम्बीफ्लाम, या तो कभी बिकासूल खरीद के खाए हो, वो तो जरूर खाए होगे। तो डॉक्टर, आप केमिस्ट के यहाँ गए, बोल दिए कि हमको बिकासूल दे दिए, आप बिकासूल लेके आए, अब उस दवाई पे आप पढ़ो, है ना, क्रोसिन, हाँ ठीक है, चलिए क्रोसिन ही खा लिया। अब क्रोसिन आप लेकर आए, तो क्रोसिन लेके आए, वो तो नाम हो गया क्रोसिन। अब फिर आप उसके दवाई वाले रैपर पे देखिए कि उस जो क्रोसिन नामक दवा है उसमें क्या क्या मिलाया गया है। अच्छा ठीक है, चलो आप ब्रूफेन ही समझ लो। अब उसमें देखना कि उसमें क्या क्या दवा मिला के ब्रूफेन को बनाया गया है, तो पता चला उसमें 2-3 चीजों को मिलाई गई। ठीक है ना, अब वो जो 2-3 चीजें हैं वो उस दवा का क्या हो गया, कंपोजिशन, संगठन। लेकिन दवा किस नाम से है, ब्रूफेन, क्रोसिन, कम्बीफ्लाम वगैरह। तो इस केस में भी जिस दवा को व्यक्ति को दिया जाता है वह दवा है सोडियम पेंटेथॉल दवा। ठीक है ना, उसका जो रासायनिक संगठक है वो है आपका बार्बिट्यूरेट। क्लियर? और यही दवा अगर इंजेक्शन के रूप में है तो उसको हम बोलते हैं थियोपेंटेन। क्लियर? हो सके तो एक बार अच्छा, तो उसी को तो बता रहे हैं कि जो आपका नार्को एनालिसिस है या फिर नार्को टेस्ट है या ट्रूथ सीरम टेक्निक है, इस तकनीकी में क्या होता है कि व्यक्ति को एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों को खाने को दिया जाता है, यानी विशेष प्रकार की दवा दी जाती है, और वह दवा है सोडियम पेंटेथॉल, या अगर हम उसको इंजेक्शन के रूप में देते हैं तो थियोपेंटेन देते हैं। ठीक है ना, बस आप यही जानो। ठीक, अब ये जो दवा जब हम उसको देते हैं तो दवा देते ही उस मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो अर्धचेतन अवस्था में चला जाता है। ठीक, उस व्यक्ति का जो शरीर है वो अर्धचेतन अवस्था में चला जाता है। दीपक शर्मा, ये जस्टिस में अलाउ नहीं है ना?
अरे यार, मुझे बताने तो दो। आप लोगों को अगर पता है तो फिर पहले क्यों मैसेज लिख देते हैं, है ना? भाई बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है, कुछ लोगों को पता रहता है। जब मैं पूरा नार्को एनालिसिस बता दूं तब आप पूछो तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। चलिए फिर कोई बात नहीं। अब जब इस दवा को दिया जाता है तो व्यक्ति अर्ध चेतन अवस्था में, मतलब अनकॉन्शियस में पहुंच जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फिर व्यक्ति को ऑडियो वीडियो दिखाया जाता है, यानी ब्रेन मैपिंग भी कराई जाती है। फिर उससे क्वेश्चन आंसर भी कराया जाता है, पॉलीग्राफी की टेक्निक भी अपनाई जाती है। और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि यह व्यक्ति सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। क्लियर? अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को सुनिए। फॉरेंसिक साइंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 2010 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार यह सभी तकनीकी असंवैधानिक है। क्लियर? क्योंकि यह मनुष्य के मूल अधिकार का उल्लंघन करती है, जिसके अंतर्गत यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसी के खिलाफ अभियुक्त नहीं बनाया जा सकता। क्लियर? अगर इस तकनीकी को हमको करना है तो तकनीकी के लगाने के पहले अभियुक्त से पूर्व अनुमति आवश्यक है। अगर पुलिस को हमको नार्को एनालिसिस करवाना होगा तो हम ही से वो क्या लेगी? परमिशन लेगी। अगर हम चाहेंगे तभी हमारा वो नार्को एनालिसिस करवा सकती है, अदरवाइज नहीं करवा सकती है। लेकिन अगर हमारे ऊपर देशद्रोह का केस है तो वो नार्को एनालिसिस करवा सकती है। क्लियर? क्योंकि ये तकनीकी जो होती है बहुत डेंजरस होती है, इसमें आपकी जान भी जा सकती है। ऐसी कोई भी दवा जो आपको अर्धचेतन अवस्था में ले जाए, जाहिर सी बात है, जैसे भांग का, नारकोटिक्स का या नशीले पदार्थ का दवाओं का जो असर होता है, उससे भी ज्यादा असर आपकी इस दवा का आपकी बॉडी पे होता है। आपकी जान भी जा सकती है। इसीलिए इस टेक्निक को बहुत सावधानी के साथ और एक्सपर्ट की निगरानी में किया जाता है, अदरवाइज नहीं किया जाता है। हाँ, 2010 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ये सभी जो तीनों आप तकनीकी देख रहे हो, इसको असंवैधानिक घोषित की हुई है। ठीक है ना? क्योंकि यह हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन करती है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसी के खिलाफ अभियुक्त नहीं बनाया जा सकता। ठीक है? इंद्रजीत जी, ओपन मार्केट में तो नीट का भी दवा नहीं मिलता है, तो ये दवा कहां से मिल जाएगा? इस दवा को बेचने के लिए स्पेशल लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, जो कि केमिस्टों को भी नहीं मिलती है जल्दी। वो सिर्फ एक्सपर्ट लोगों को ही मिलती है, तो ये मार्केट में नहीं मिलती। ओके? कोई इफेक्ट नहीं होगा शिवानी जी। जो कंपोजिशन अगर सेम है तो इफेक्ट भी उसका सेम होगा। अरे तो गाइटेंडो जी, अपरिचित मूवी में नार्को टेस्ट किया गया, तब वो थोड़ी दिखाएगा कि कहां से परमिशन लिया गया, कहां से नहीं परमिशन लिया गया। अब मूवी की क्या बात करते हो आप? मूवी में 100% थोड़ी सत्यता दिखाई जाती है। जो सत्य घटनाओं पर आधारित मूवी बनती है, क्या उसमें भी 100% सत्य रहता है? नहीं रहता है। उनको खाली सत्य थोड़ी दिखाना होता है, उनको अपनी मूवी भी तो चलानी होती है। 10-20 करोड़ आपको वो लगाएंगे तो ऐसा थोड़ी है कि फ्री में सब करवा देते हैं। ठीक है?
अगर दवा का कंपोजिशन सेम है तो उसका इफेक्ट भी क्या होगा, सेम होगा। हाँ, नार्को एनालिसिस तीनों बैन है लगभग, बट अभी कुछ ऐसे केस सुप्रीम कोर्ट में आए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कर दिया है कि उनका नार्को एनालिसिस कराया जाए। अब हाथरस वाले केस में क्या करना है, उसमें डिसाइड होगा। सरकार ने कहा था कि इनका नार्को एनालिसिस करवाया जाए, फैमिली वाले बोले हम नहीं करवाएंगे, तो सरकार करवा ही नहीं सकती जब तक वो परमिशन ना दे। हाँ, अगर आपके ऊपर देशद्रोह है तो आप वो नार्को एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये मत पूछिए हमसे, हम पॉलिटी के वो नहीं है एक्सपर्ट। सुशांत सिंह, रिया चक्रवर्ती, हकीकत हम लोग जानते नहीं है, बस मीडिया की बातों को लेकर हा हल्ला मचाए रहते है ना। हमसे फिल्म स्टार की बातें मत किया करो। मेरी नजरों में फिल्म स्टार 2 कौड़ी के इंसान है, वो मरे जिए हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक हम नाचने गाने वालों को अपना आइडियल और ये बनाते रहेंगे तब तक हमारी कंडीशन ऐसे ही होती रहेगी। चलिए ठीक है, तो इतनी चीज हमारी थी किसमें, नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, अब इस नर्वस सिस्टम के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है भाई। सगुप्ता जी, इतना आसान भी नहीं होता है नार्को एनालिसिस और नार्को टेस्ट। जितनी हम आसानी से पढ़ लेते हैं उतनी आसान नहीं होती ये चीजें। हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं तो हमको लग रहा है कि आसान है, ठीक है ना। हाँ, नोट्स में भी है। हाँ बिल्कुल दीपाली जी, ठीक। चलिए, अरे गाइटेंडो जी, पाकिस्तान के एजेंट हो चाहे कहीं के भी हो, अगर देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर है तो उनका हम टेस्ट करा सकते हैं। हाँ ठीक है, बता दूंगा आपको। चलो बस, है ना। और वैसे भी पाकिस्तान हो चाहे किसी भी देश के नागरिक हो, जब इंडियन हमारी जो आर्मी है ना, जब उसके वो कैद में आते हैं ना तो उनकी नार्को एनालिसिस करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, नार्को टेस्ट करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है उनकी। 2 घंटे के अंदर उनके परदादा भी बोलने लगते हैं, क्योंकि हमारी आर्मी ऐसी उनकी टेस्टिंग करती है कि कई जन्मों में भूल जाते हैं। इसीलिए देखते हैं आतंकवादी सोचते हैं कि हम इंडियन आर्मी के चुंगल में न फंसे कभी, है ना। मेरे भी पिताजी डिफेंस में थे, वो पाकिस्तान के वार में वो भी शहीद हुए थे, तो मुझे पता है। हमको बताते थे, घर वालों को बताते थे कि कैसे सेना में लोग टॉर्चर करते हैं, ठीक। और घर पे लोगों को बताते थे तो हमको भी पता है। खैर चलिए, उससे मतलब नहीं है। आइए अब हम देखते हैं नर्वस सिस्टम के डिजीज, तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग। तो उस रोग में हमारा पहला रोग है, उसमें पहला रोग है इपिलेप्सी। फर्स्ट रोग वो है इपिलेप्सी, जैसे मिर्गी वगैरह जानते हैं ना, उसी को बोलते हैं इपिलेप्सी। अब इपिलेप्सी में क्या होता है कि मस्तिष्क, जो हमारा ब्रेन होता है ना, इस ब्रेन में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, पहले मैं लिख चुका हूं, बता चुका हूं। ब्रेन में जब आपके सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये जन्म लेने के बाद की हम बात कर रहे हैं, जन्मजात अगर होता है तो आपका सर बड़ा हो जाता है, उसमें भी गड़बड़ी होती है ये।
आपके मस्तिष्क में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाने के कारण शरीर के विभिन्न भागों में क्या होता है, झटके लगना शुरू हो जाता है, जो जीवन के किसी भी काल में शुरू हो सकते हैं। ठीक है ना, अक्सर ये बचपन में ही प्रारंभ होता है। ठीक है, तो उस अवस्था को हम बोलते हैं एक तरीके से इपिलेप्सी, मिर्गी भी हम इसको बोल सकते हैं। यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाने से जो आपके शरीर में झटके लगना प्रारंभ होता है, उसी को हम बोलते हैं इपिलेप्सी। ठीक, दूसरी डिजीज है हमारी अल्जाइमर। ALZHEIMER। सर, मिर्गी की बीमारी ठीक नहीं होती है राहुल भाई, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, झटके ना आए इसके उपाय है, बट रोग हमेशा के लिए ठीक नहीं होता। अल्जाइमर, अल्जाइमर को हम बोलते हैं भूलने की बीमारी, और ये जो होती है अक्सर आपके 45 से 60 साल की अवस्था में होती है, और इसको हम बोलते हैं भूलने की बीमारी। ठीक है, और जब ये अंतिम अवस्था में पहुंचती है, यानी कि कुछ चीजें होती है ना, आप भूल जाते हो फिर आपको याद आ जाता है। ठीक है ना, तो वो तो आपका अल्जाइमर का कंडीशन है। इसी की अंतिम अवस्था कहलाती है डिमेंशिया। डिमेंशिया में क्या होता है कि आदमी की जो मेमोरी होती है हमेशा के लिए चली जाती है, यानी उसको भूली हुई चीजें कभी याद नहीं आती हैं। अल्जाइमर में क्या होता है, व्यक्ति भूलता है, और भूलने के बाद जब उन सब चीजों को देखता है तो उसको फिर क्या होता है, याद आ जाता है। ठीक है ना, तो अल्जाइमर की कंडीशन में क्या होता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, मस्तिष्क की क्षमता कम होने लगती है, और मस्तिष्क की क्षमता इसलिए कम हो जाती है क्योंकि उसके ब्रेन में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन बनने लगते हैं, और उस प्रोटीन का नाम है बीटा एमाइलो प्रिकर्सर प्रोटीन। बीटा एमाइलो प्रिकर्सर प्रोटीन, इसी प्रोटीन के बनने के कारण व्यक्ति का जो मस्तिष्क है, उसके मस्तिष्क की जो क्षमता होती है वो कम होने लगती है, जिसके कारण वो क्या होता है, भूलने लगता है। और जब इनकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो व्यक्ति की याददाश्त परमानेंटली क्या होती है, चली जाती है। तो अगर उसकी याददाश्त चली गई, यानी कि भूली हुई चीजों को अगर वो नहीं याद कर पा रहा है, तो वह अवस्था कहलाती है आपकी डिमेंशिया। तो अल्जाइमर क्या है, एक भूलने की बीमारी है जो मस्तिष्क में बीटा एमाइलो प्रिकर्सर प्रोटीन के बनने के कारण होता है। ठीक है ना, और कभी कभी जो ये बीमारी होती है वो जन्मजात होती है, यानी बच्चों से लेके बड़ों तक सब में ये कंडीशन पाई जाती है। तो कभी कभी ये जेनेटिकली होती है, जीन के द्वारा भी होती है। उस जीन का नाम है ABCH7। ठीक, तो ये जो जीन होता है, इस जीन के कारण भी व्यक्ति क्या होता है, अल्जाइमर का मरीज हो जाता है। ठीक, तो नॉर्मली इसमें दवा जो होता है, हाँ ठीक किया जा सकता है इसे। ये टेक्राइन दवा होती है, या फिर डोनेपेंजिल दवा होती है, या फिर टेट्राहाइड्रो अमीनो एक्राडाइन दवा होती है। इन सब दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। विवेक जी, दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है विवेकानंद जी को छोड़कर जो अल्जाइमर से पीड़ित न हो। ठीक, हर एक व्यक्ति अल्जाइमर से पीड़ित होता है, हर एक व्यक्ति। अभी आप 2 घंटे क्या पढ़ोगे, अगले 2 घंटे में 50% भूल जाओगे, है ना। 48 घंटे में आप 80% भूल जाओगे, और 72 घंटे में 99%, और प्लस और 24 जोड़ दो, सब भूल जाओगे। है? तो रीजन क्या होता है, अल्जाइमर होना भी अच्छी बात है। अगर आप नहीं भूलोगे
तो आपका ब्रेन सही ढंग से काम नहीं करेगा। तो भूलना एक मनुष्य की स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब आप भूलते हो तभी उस चीजों को फिर से पढ़ते हो। नहीं दीपक जी, विवेकानंद जी एक्स्ट्रा ब्रिलियंट थे। वो जिस चीज को एक बार पढ़ लेते थे कभी भूलते नहीं थे। उनकी ऐसी मेमोरी थी, योग के द्वारा उन्होंने अपनी मेमोरी को ऐसा स्ट्रॉन्ग किए थे, है ना। वो एक्सेप्शनल थे। ये शंख पुष्पी दवा खाने से कोई मेमोरी पावर नहीं बढ़ती है। ये सब फालतू की चीजें हैं, सिर्फ आपके ब्रेन को प्रोटीन देते हैं, है ना। ये शंख पुष्पी उसी तरीके से जैसे गोरा बनाने वाली क्रीम है, बस। हाँ, योगा से आप अपनी मेंटल एक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इतने बड़ी बड़ी क्रीम आई हैं गोरा करने वाली, 5 रुपए की फेयर एंड लवली क्रीम आती है, 1 हफ्ते में आपका स्टेटस बना देती है। अगर क्रीम लगाने से लोग गोरे होते तो साउथ अफ्रीका की पूरी प्रजातियां क्या हो जाती, गोरी हो जाती, है कि नहीं। तो कोई भी दवा आपके मेंटल एबिलिटी को बढ़ा नहीं सकती है। मेंटल एबिलिटी को सिर्फ बढ़ा सकता है एक्सरसाइज और आपका योगा और बार बार रिवीजन, ठीक है ना। योग करो भाई, अपना ध्यान अपने ईश्वर में लगाओ और कहीं मत लगाओ, अपने आप तुम्हारा योग होना शुरू हो जाएगा। खैर फिलहाल संदीप जी, बादाम खाने से बुद्धि नहीं बढ़ती है, धोखा खाने से बुद्धि खुलती है। हाँ, बादाम खाने से नहीं होता है कुछ भी। एबीसीए एक पुष्पा जी जीन है। इस जीन के कारण क्या होता है, अल्जाइमर की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो मैं फिर से पहले रिपीट कर दे रहा हूं कि अल्जाइमर जो रोग है वो है क्या, एक भूलने की बीमारी है, ठीक है। इसकी अंतिम अवस्था आपकी डिमेंशिया कहलाती है। यह शरीर में बनने वाले बीटा एमाइलो प्रिकर्सर प्रोटीन के कारण होता है और कभी कभी ये जीन के द्वारा भी वंशागत हो जाते हैं और वो जीन है आपका एबीसी, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट डिजीज है आपका पार्किंसन। 3-4 डिजीज और हैं, ठीक है। तो 3-4 डिजीज के बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे इंडोक्राइनोलॉजी, ग्लैंड्स, ठीक है ना। तो कल हम लोग फिर मिलेंगे, जिसका डाउट हो आप पूछ सकते हैं। राहुल भाई देखिए, मिर्गी का जो होता है ना, ये थोड़े से कंसंट्रेशन से हम इससे बच सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान के द्वारा कंसंट्रेट करके अपने आप को, मिर्गी को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, बट टोटली ठीक नहीं किया जा सकता है। हाँ, अभी लेटेस्ट जो है 2-3 साल पहले होम्योपैथ में कुछ अच्छी दवाएं आई हैं जो मिर्गी को कंट्रोल करती है। तो अगर आपकी फैमिली में कोई हो तो आप किसी होम्योपैथिक वाले को अच्छे से दिखा दो, वहां से दवा आपको मिल जाएगी। फ्रूट फ्रूट खाने से ब्रेन को प्रोटीन मिलती है तो ब्रेन अच्छे से कार्य करता है। हाँ बिल्कुल अमन जी, मैं करा दूंगा। अब प्रियंका जी मेडिसिन जान के क्या करेंगी आप, मेडिसिन थोड़ी। अब मेडिसिन मिलेगी भी नहीं आपको दीपाली जी। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ब्रेन की झिल्ली में, प्रमोद जी मैंने बताया था ना। हाँ दीपाली जी, अल्जाइमर और डिमेंशिया में, अच्छा अल्जाइमर भूलने की बीमारी है और डिमेंशिया भी भूलने की बीमारी है, लेकिन डिमेंशिया में जो आप भूल जाओगे वो याद नहीं आ सकता है, अल्जाइमर में वो चीजें याद आ जाती है। हाँ बिल्कुल, मिर्गी के कारण याददाश्त घट सकती है। मेडिटेशन करने से ब्रेन, यस बिल्कुल, मेडिटेशन से हमारे ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती है, वर्किंग पावर ब्रेन की बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल दिव्या जी। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है वर्षा जी, धरती वीरों से खाली नहीं है। करंट तो रामेश्वरी जी अंदर की चीज है ना, बाहर थोड़ी ट्रांसफर होगी वो।
अंदर से झटके लगते हैं ना बॉडी के पार्ट को। जो एपिलेप्सी से मरीज ग्रसित है उसके अंदर ज्यादा झटके लग रहे हैं, तो इसका मतलब कि उसके अंदर जो आपका वो एक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा वेरी कर रहा है। अब दिव्या जी, मेडिटेशन का सही तरीका मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकता ना। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, बिनता कुमारी जी। हाँ, जो मेंटल होते हैं उन्हें ज्यादा याद रहता है, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उनको कहना क्या है वो कंफ्यूजन रहता है, उनके दिमाग में एक साथ कई चीजें आती हैं। प्रियंका जी, पॉन्स वेरोलाई जो होता है ये क्या करता है, मध्य मस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क के साथ जोड़ता है। सुमन गुप्ता, मेडिकल का बुक क्या करेंगे आप पढ़ के? सुमन गुप्ता, मेडिकल का बुक क्या करेंगे आप पढ़ के? समन गुप्ता, सॉरी। योगा से एपिलेप्सी को कंट्रोल कर सकते हैं। दिव्या जी, योग करना है, योगा नहीं। योग में क्या होता है कि हमारे अंदर जो एनर्जी पॉइंट होते हैं ना, उस एनर्जी पॉइंट पे हमको कंसंट्रेट करना होता है, ध्यान लगाना होता है, तो बहुत सारी चीजें आपकी बॉडी में होने लगती है।
विनीता जी, एपिलेप्सी होता है, वो एक बीमारी होती है। एपिलेप्सी में क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है और इसकी मात्रा बढ़ने के कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में झटके लगना शुरू हो जाता है, ठीक है, कन्वल्सन जिसको हम बोलते हैं। और ये जो होता है, जो झटके होता है, वो जीवन के किसी भी काल में शुरू हो सकता है। जनरली मोस्टली ये बचपन में होता है। हाँ, बीटा एमाइलो प्रिकर्सर प्रोटीन के बनने के कारण होता है। जनरली ये बनता नहीं है दीपाली, जब ये बनने लगता है तब हमको एल्जाइमर हो जाता है, तब हमको भूलने की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। ये बीटा एमाइलो प्रिकर्सर प्रोटीन के बनने के कारण होता है। गायतेंडो जी, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व सेल्स होती हैं, हमारी न्यूरॉन्स होती हैं, ये क्या करती हैं हमारे शरीर में, एक तरीके से एक दूसरे के विपरीत कार्य करती हैं। अगर इनमें से कोई एक किसी अभिक्रिया को बढ़ाती हैं तो दूसरी क्या करती हैं, उसको घटाकर हमारे शरीर को साम्य अवस्था में ले आती है। विवेक जी, बाद में, अभी नहीं। आर्गन के बाहर होती हैं नर्व सेल्स, जो होती है ना, आर्गन के ऊपरी स्तर पे होती हैं, आर्गन के अंदर नहीं होती है गायतेंडो जी। बिल्कुल नहीं, एक दूसरे से नहीं हो सकता है। इन्फेक्शनल बीमारी थोड़ी है ये दीपाली जी। एक व्यक्ति को एपिलेप्सी हो तो दूसरे को नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। ये बीज, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, एवीज क्या? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल दीपाली जी, डिमेंशिया जो है एल्जाइमर वाले को ही होता है।
अच्छा, आवेग, हम एवीज एवीज आवेग का मतलब गायतोंडे जी इम्पल्स, करंट, विभव। जैसे मान लीजिए मैंने आपको थप्पड़ मारा, तो ये जो चोट का एहसास हुआ, ये जो एहसास हुआ वो कैसे एहसास हुआ? तंत्रिका कोशिकाओं से कोई भी चीज ब्रेन तक गई, ब्रेन से फिर उसी अंगों में आई और फिर आपको महसूस हुआ, उसी को हम बोलते हैं आवेग। ठीक है। सभी पागल को करंट का झटका नहीं दिया जाता है, वो कंडीशन देखी जाती है। करंट का झटका जो इसलिए दिया जाता है कि जो हमारी आर्टरी होती है, आर्टरी में कहीं कहीं ब्लड क्या होता है, रुक जाता है, जम जाता है, तो हार्ट की पंपिंग नहीं हो पाती है। तो अचानक हार्ट पे जो हम करंट देते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा हार्ट पंपिंग करना शुरू कर देता है। और ब्रेन में जो हम झटका देते हैं, वो नर्व इम्पल्स जो जाम हो जाते हैं, जिनके अंतर्गत करंट फ्लो अंदर नहीं होता, तो उनको बाहर से हम करंट की सप्लाई देकर उनको एक फ्लो दे देते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, टीलोडेंड्रिया के पास कुछ जमा हो जाता है या एक जॉन में कुछ जमा हो जाता है, तो जब हाई लेवल की हम थोड़ा सा करंट ज्यादा दे देते हैं, तो फिर वो फ्लक्चुएट करने लगती हैं, फिर उसमें से इम्पल्स आना जाना शुरू हो जाता है। इस वजह से उनको हम झटके देते हैं। जो झटके देते हैं पागल व्यक्ति को, हम करंट को कराते हैं। तो होता क्या है ना कि जो उसका जो इम्पल्स होता है, जिसके अंदर पागल व्यक्ति है, उनके अंदर एक ढेर सारा इम्पल्स का जमा हो जाता है। यानी एक ही जगह, चाहे वो टीलोडेंड्रिया पे हो, चाहे वो डेंड्राइट्स पे हो, तो जब इम्पल्स का जमाव हो जाता है वहां पे, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि अब जो नई चीजें, नए इम्पल्स हैं, वो जा नहीं पाते हैं। और जब नए इम्पल्स नहीं जा पाते हैं, तो उनको बाहर से करंट देकर एकाएक जो वहां पे जमा हो गया है आवेग का या फिर पदार्थों का, उसको हम हटा देते हैं, ताकि दोबारा से फिर वहां से इम्पल्स जाना शुरू हो जाए। बिल्कुल नुकसान तो होता ही है, 100% नुकसान होता है। सेल हमारी डैमेज हो जाती हैं, फ्रेश सेल डैमेज हो जाती हैं, और ब्रेन के एक पार्ट को ठीक करने में दूसरा पार्ट भी खराब हो सकता है। इसलिए तो आप देखते हो जिसको ब्रेन हैमरेज या ब्रेन ब्रेन ट्यूमर हो गया है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों का अगर इलाज भी होता है, तो भी उनके जीवन भर उनके मस्तिष्क में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है, क्योंकि ये ब्रेन है ना, नर्व है, और नर्व सेल्स में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो ताउम्र ही आपकी रहती है। तो एक चीज को सही करने के बाद दूसरे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बाहर से करंट जो भी हमको लगता है, वो कहीं ना कहीं से तो हमको डैमेज करता ही है। नहीं, कैंसर में करंट नहीं देते हैं, उसमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी होती है। वो कुछ दूसरे टाइप्स की वेव्स होती हैं, उससे इलाज करते हैं, जला देते हैं उस पार्ट को जिस पार्ट को कैंसरस होता है। चलिए ठीक है, हम लोग फिर कल मिलते हैं।
हाँ बिल्कुल निखिल जी, मैं अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम लोग कर फिर टाइम पे मिलते हैं। थैंक यू।